हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन एंशिएंट गोल्डलैंड के सेकंड लेवल में आगे बढ़ते हुए एक माउंटेन्स वाले एरिया में आ गया था, जहां पे चारों तरफ हिडन फॉर्मेशंस बिछी हुई थी और ऊपर से डिजायर मास्टर ने आगे बढ़ते हुए उन फॉर्मेशन की पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वांग लिन लिंग जू को आगे जाकर उस जगह को अच्छी तरह से चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि वांग लिन को भी एहसास हो गया था कि ये जगह जितनी ज्यादा नॉर्मल दिखाई दे रही है, असल में ये जगह उसके लिए उतनी ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। लेकिन जब लिंग जू आगे जाकर चेक करता है तो उसे वहाँ पे कोई भी खतरा महसूस नहीं होता, और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि लिंग जू एक सोल था, जिसकी वजह से वो ट्रैप हिडन फॉर्मेशंस लिंग जू को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। खैर, वहाँ पे आगे का एक चक्कर लगाकर लिंग जू वापस आकर वांग लिन को बताते हुए कहता है, मास्टर वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी खतरा नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे हमसे पहले भी कोई आ चुका है जिसने यहाँ पे मौजूद सभी खतरों को खत्म कर दिया, इसलिए हम लोग यहाँ से बिला झिझक आगे बढ़ सकते हैं। लिंग जू की ये सारी बातें सुनकर वांग लिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहाँ पे काफी सावधानी से चुपचाप आगे बढ़ने लगा था। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वांग लिन को वहाँ पे किसी खतरे का एहसास होता है, इसलिए अचानक ही वांग लिन ने अपने कदम वहीं पे रोक लिए थे। और जब वांग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उस खतरे के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, तो वांग लिन को वहाँ पे एक हिडन ट्रैप फॉर्मेशन दिखाई देती है। पर क्योंकि वांग लिन को वहाँ पे उस हिडन फॉर्मेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, इसलिए वांग लिन वहाँ पे उस ट्रैप फॉर्मेशन की पावर को चेक करने के लिए अपने लिटिल मोस्टर को बाहर निकालकर जबरदस्ती लिंग जू को भी उनके साथ भेज देता है। और अब की बात जब लिंग जू उन लिटिल मोस्टर्स के साथ उस ट्रैप फॉर्मेशन के अंदर आता है, तो अचानक ही वो ट्रैप फॉर्मेशन वहाँ पे एक्टिवेट हो गई थी, जिससे कुछ कांटेदार स्पिरिचुअल रूट्स ने बाहर निकलते हुए लिंग जू और उन लिटिल मोस्टर्स के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर लिंग जू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो वहाँ पे उन लिटिल मोस्टर्स का यूज करते हुए उनसे उस ट्रैप फॉर्मेशन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करवा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस ट्रैप फॉर्मेशन के ऊपर उन लिटिल मोस्टर के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक का भी कोई असर नहीं हुआ था। इवन उस हिडन फॉर्मेशन की कांटेदार स्पिरिचुअल रूट्स ने दोबारा उनके ऊपर अटैक करते हुए उन लिटिल मोस्टर्स को तो वहीं पे खत्म कर दिया था, जबकि लिंग जू को भी बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए उसे भी वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था, जो देखकर लिंग जू वहाँ पे बिल्कुल एक बच्चे की तरह रोते हुए वांग लिन से उस हिडन फॉर्मेशन के बारे में शिकायत करने लगा था। लेकिन वांग लिन यहाँ पे अच्छी तरह से जानता था कि लिंग जू को कैसे खुश करना है, इसलिए वांग लिन ने उसे वहाँ पे एक सोल ग्रुप खाने के लिए दे दिया था, जिसे पाकर लिंग जू भी वहाँ पे खुश होते हुए मजे ले लेकर उस सोल ग्रुप को खाने लगा था। जबकि वांग लिन अब वहाँ पे उस ट्रैप फॉर्मेशन को लेकर काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था, क्योंकि वांग लिन अभी जस्ट कोर फॉर्मेशन रियालम में था, और अगर वो यहाँ पे जबरदस्ती उस ट्रैप फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता तो वो ट्रैप फॉर्मेशन यहीं पे उसकी जान ले लेती। लेकिन तभी वहाँ पे वांग लिन को एक आइडिया आता है और वो खुद से ही कहता है कि हर एक फॉर्मेशन की एक फॉर्मेशन आई होती है, जिसे अगर ढूंढकर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वो फॉर्मेशन भी खुद ब खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये सोचकर वांग लिन वहाँ पे एक जेट स्लिप को बाहर निकालता है, जिसके ऊपर वो वहाँ पे उस ट्रैप फॉर्मेशन को सोल्व करने के लिए कुछ पैटर्न्स बनाने लगा था, क्योंकि उस ट्रैप फॉर्मेशन को खत्म करने का वांग लिन के पास अब बस यही एक रास्ता था। जबकि लिंग जू को ये सब बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहा था, लेकिन वांग लिन वहाँ पे लिंग जू को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहाँ पे उस ट्रैप फॉर्मेशन को सोल्व करने में लगा हुआ था। और इसी तरह देखते देखते वहाँ पे 10 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वांग लिन अभी भी वहाँ पे उस ट्रैप फॉर्मेशन को ही सोल्व करने में लगा हुआ था, जो देखकर तो बेचारे लिंग जू का भी सब्र अब वहाँ पे टूट जाता है। और वो वांग लिन के पास जाकर थोड़ा गुस्से से कहता है, मास्टर आखिर आप पिछले 10 दिनों से यहाँ पे बैठकर ऐसे क्या कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस बीच वांग लिन ने भी वहाँ पे अपनी आंखें खोल ली थी, क्योंकि वांग लिन वहाँ पे उस ट्रैप फॉर्मेशन को सोल्व करने में पूरी तरह से कामयाब हो गया था, और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे हिडन फॉर्मेशन की आई को भी ढूंढ लिया था, जो कि वहाँ पे पास में ही बने हुए एक पेड़ के ऊपर लगी हुई थी। लेकिन जब वांग लिन की नजर वहाँ पे उस फॉर्मेशन आई के ऊपर पड़ती है, तो वांग लिन को वहाँ पे उस फॉर्मेशन आई के ऊपर एक फेयर एनर्जी भी महसूस होती है, जो कि और किसी की नहीं डिजायर मास्टर की ही थी। ये पता लगते ही वांग लिन वहाँ पे सीरियस होते हुए खुद से ही कहता है, तो अब मुझे समझ आ रही है कि आखिर इस ट्रैप फॉर्मेशन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ क्यों गई थी। खैर, उसके बाद देखते देखते वांग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन आई के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जैसे ही लिंग जू को वहाँ पे 6 डिजायर मास्टर के बारे में पता चलता है, तो वो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डर चुका था। वो डरते हुए वांग लिन से पूछता है कि आखिर हम 6 डिजायर मास्टर का सामना कैसे करेंगे, जिसपे वांग लिन वहाँ पे लिंग जू को तसल्ली देते हुए कहता है कि 6 डिजायर मास्टर के बारे में फिक्र मत करो, वो अभी हमसे आगे है, इसलिए हमें उसके बारे में भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन सोल फॉर्मेशन मास्टर्स में से कोई हमारे पीछे से यहाँ पे आ गया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ ऐसा करना होगा ताकि हमारे पीछे आने वाले पर्सन को भी ये ट्रैप हिडन फॉर्मेशंस इतनी आसानी से आगे ना बढ़ने दे। वही लिंग जू वहाँ पे वांग लिन से सवाल करते हुए पूछता है कि आपने यहाँ पे 6 डिजायर मास्टर की लगाई हुई हिडन ट्रैप फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या उसे इस बारे में पता चल गया होगा। जिसपे वांग लिन उसे जवाब देते हुए कहता है कि उसे पता तो चल जाएगा कि उसकी ट्रैप फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन वो ये पता नहीं लगा पाएगा कि आखिर उसकी ट्रैप फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किसने किया है। वहीं दूसरी तरफ हम 6 डिजायर मास्टर को देखते हैं, जिसकी फेयर एनर्जी वहाँ पे दोबारा उसके पास आ चुकी थी, और इसी के साथ 6 डिजायर को यह भी पता चल चुका था कि उसकी हिडन ट्रैप फॉर्मेशन को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन 6 डिजायर को यहाँ पे वांग लिन के बारे में पता नहीं लगा था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी हिडन ट्रैप फॉर्मेशन को मैंग डाउजी या डुआन मू में से किसी ने डिस्ट्रॉय किया होगा। लेकिन इसी के साथ 6 डिजायर मास्टर अब वहाँ पे और भी ज्यादा अलर्ट हो चुका था, इसलिए अब उसके रास्ते में जो भी हिडन फॉर्मेशन आ रही थी, वो उन सभी फॉर्मेशन की पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें काफी समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग लिन भी एक एक करके सभी हिडन फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब वो एंशिएंट गोल्डलैंड के सेकंड लेवल के मिडिल में पहुंचता है, तो वहाँ पे वांग लिन का सामना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन के साथ होता है। जैसे वांग लिन वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की जितनी ज्यादा कोशिश कर रहा था, वो हिडन फॉर्मेशन वहाँ पे उतनी ज्यादा एग्रेसिव होती जा रही थी, जिसे
देखकर वांगलिन को भी पता चल चुका था कि इस हिडन इन्फॉर्मेशन में सिक्स डिजायर मास्टर ने डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी को डाला है, इसलिए मैं इसे अपनी नॉर्मल डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी के साथ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं अपनी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी और डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी को आपस में मर्ज करते हुए इस हिडन इन्फॉर्मेशन को चारों तरफ से कवर कर लूं तो तब हम लोग बहुत ही आसानी से इस हिडन इन्फॉर्मेशन से निकल जाएंगे। ये सोचकर वांगलिन वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी को अपनी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मर्ज करते हुए वहाँ पे एक गोड चक्र बना देता है, जिसकी मदद से देखते ही देखते वांगलिन ने वहाँ पे उस हिडन इन्फॉर्मेशन को चारों तरफ से कवर कर लिया था, जिसकी वजह से वो हिडन इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पूरी तरह से वांगलिन के कंट्रोल में आ गई थी। जिसके बाद वांगलिन उस हिडन इन्फॉर्मेशन को वहीं पे डीएक्टिवेट कर देता है, जो देखकर तो लिंगजू भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे तो लगा था कि आज उसकी यहीं पे मौत हो जाएगी। खैर उसके बाद वांगलिन दोबारा वहाँ पे इस फॉर्मेशन की पावर को एक्टिवेट करके आगे बढ़ जाता है और इसी तरह वहाँ पे उन सभी हिडन इन्फॉर्मेशन को सोल्व करते करते वांगलिन को वहाँ पे 7 साल से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था। इवन अब धीरे धीरे वहाँ पे उसके बाल भी सफेद होने लगे थे और इन 7 सालों में उन हिडन इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते करते वांगलिन को भी इन्फॉर्मेशन के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज हो चुकी थी। इवन अब वांगलिन की फॉर्मेशन नॉलेज सिक्स डिजायर मास्टर से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वांगलिन के द्वारा बिछाई हुई हिडन ट्रांसफॉर्मेशंस भी सिक्स डिजायर मास्टर से कहीं ज्यादा पावरफुल होने वाली थी। खैर पूरे 7 सालों बाद मास्टर डुआन मू भी एंशिएंट गोल्डलैंड के सेकंड लेवल में आ पहुंचता है और उसे यहाँ तक पहुंचने में इतनी ज्यादा देर इसलिए लगी थी क्योंकि वो फर्स्ट लेवल के सभी टाइल्स को कलेक्ट करते हुए यहाँ तक पहुंचा था और क्योंकि वो एंशिएंट गोल्डलैंड के सेकंड लेवल में पहले भी आ चुका था, इसलिए वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली वहाँ से आगे बढ़ता है, क्योंकि एक तो उसे एंशिएंट गोल्डलैंड के सेकंड लेवल का पहले से एक्सपीरियंस भी था और ऊपर से अब उसके पास एंशिएंट गोल्डलैंड के फर्स्ट लेवल में मिले हुए ट्रायल्स भी थे। और जैसे ही डुआन मू का सामना वहाँ पे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ होता है तो डुआन मू ने वहाँ पे अपने मैजिकल वेपन्स का यूज करते हुए फर्स्ट हिडन ट्रांसफॉर्मेशन को वहाँ पे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसे डिस्ट्रॉय करने के बाद जब मास्टर डुआन मू की नजर उस ट्रांसफॉर्मेशन की आई के ऊपर पड़ती है तो मास्टर डुआन मू भी समझ चुका था कि किसी ने इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ छेड़खानी की है और क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के साथ छेड़खानी करने में सिक्स डिजायर मास्टर माहिर था, इसलिए डुआन मू को भी यहाँ पे ऐसा ही लगता है कि जरूर ये सिक्स डिजायर मास्टर का ही काम होगा। उसके बाद मास्टर डुआन मू भी वहाँ पे इसी तरह से एक एक करके उन सभी हिडन इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और इस बात का पता वांगलिन को भी चल चुका था और अब क्योंकि उसके पीछे सिर्फ डुआन मू ही बचा था तो इसलिए वांगलिन को यह भी पता चल चुका था कि ये काम किसी और का नहीं, जरूर मास्टर डुआन मू का ही होगा। वांगलिन की ये बात सुनकर लिंगजू वहाँ पे एक बार फिर से काफी ज्यादा घबरा चुका था, लेकिन वांगलिन उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम घबराओ मत, अभी भी हमारे पास मास्टर डुआन मू को रोकने के लिए एक रास्ता मौजूद है। और ये कहकर वांगलिन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मर्ज करते हुए उस गोड चक्र वाली एनर्जी को आगे की सभी हिडन इन्फॉर्मेशन के ऊपर लगाते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिन्हें डिस्ट्रॉय करने में अब मास्टर डुआन मू को भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। और ये सारे ट्रैप बिछाने के बाद वांगलिन वहाँ से आगे बढ़ गया था। वांगलिन के पीछे पीछे मास्टर डुआन मू भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी वो वहाँ पे उसी तरह से बहुत ही कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन की बिछाई हुई इस फॉर्मेशन की पावर अचानक वहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका सामना करने में मास्टर डुआन मू को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि इस फॉर्मेशन में थंडर पावर तो थी ही, लेकिन उसी के साथ साथ वांगलिन ने इसके अंदर अपनी आइस पावर भी ऐड कर दी थी, जो कि इस फॉर्मेशन को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। इवन इस हिडन फॉर्मेशन को पार करने के चक्कर में मास्टर डुआन मू का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैजिकल वेपन भी डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से मास्टर डुआन मू का गुस्सा भी वहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन जैसे जैसे मास्टर डुआन मू वहाँ से आगे बढ़ रहा था तो वैसे वैसे ही उसका सामना वांगलिन की बिछाई हुई और भी ज्यादा खतरनाक हिडन ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ हो रहा था, जिसकी वजह से देखते ही देखते मास्टर डुआन मू की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन उन फॉर्मेशंस को पार करने के चक्कर में उन्होंने अपने काफी सारे मैजिकल वेपन्स को भी खो दिया था। लेकिन अब मास्टर डुआन मू वांगलिन की बिछाई हुई सभी हिडन फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके काफी करीब पहुंच चुका था, जो देखकर लिंगजू घबराते हुए वांगलिन से कहता है, मास्टर अब हम क्या करेंगे, ये सोल फॉर्मेशन रियलम का मास्टर तो हमसे बस एक ही कदम दूर है। लेकिन वांगलिन वहाँ पे लिंगजू की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने सामने वाली हिडन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इंटर कर जाता है, जिसमें काफी छोटी छोटी सोर्ड्स नीचे जमीन में गड़ी हुई थी, जो कि वांगलिन को देखते ही अचानक वहाँ पे वांगलिन के ऊपर हमला करने लगी थी, जिनसे बचते हुए वांगलिन भी वहाँ पे उस फॉर्मेशन की आई को ढूंढने लगा था। लेकिन लिंगजू को यहाँ पे अपने मास्टर का प्लान समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने मास्टर पे गुस्सा करते हुए कहता है, मास्टर क्या आप पागल हो गए हैं जो आप कोर फॉर्मेशन रियलम में होते हुए इस हिडन ट्रांसफॉर्मेशन का डायरेक्ट सामना कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे लिंगजू की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, वो तो बस वहाँ पे उस हिडन ट्रांसफॉर्मेशन की आई को ढूंढने में लगा हुआ था, जिसमें वांगलिन वहाँ पे कामयाब भी हो गया था। जिसके बाद वांगलिन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी और अपनी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को मर्ज करते हुए गोड चक्र को क्रिएट करता है, जिसकी मदद से वांगलिन ने वहाँ पे उस फॉर्मेशन को भी अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया था, जो देखकर लिंगजू भी वहाँ पे चैन की सांस लेता है और उसी के साथ वांगलिन की चापलूसी करते हुए कहता है, मास्टर मुझे पहले से ही पता था कि अगर आप इस फॉर्मेशन का डायरेक्ट सामना कर रहे हैं तो इससे निपटने का आपने पहले ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लिया होगा। जिसपे वांगलिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और कोल्टून में उससे कहता है कि अब तक तुमने जितने भी सोल ग्रुप्स को खाया है उन सभी को बाहर निकालो। अपने मास्टर की ये बात सुनकर लिंगजू भी वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए सभी के सभी सोल ग्रुप्स को वहाँ पे बाहर निकालने लगा था और वांगलिन यहाँ पे ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि मास्टर डुआन मू उसकी सभी हिडन ट्रांसफॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय करते हुए उनके काफी करीब पहुंच चुका था और अब वो कभी भी यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता ही होगा। इसलिए वांगलिन यहाँ पे सोचता है कि वो खुद आगे जाने की बजाय मास्टर डुआन मू को आगे जाने दे, इससे वो अपने आगे आने वाले खतरों से भी बच जाएगा। ये सोचकर वांगलिन वहाँ पे लिंगजू के खाए हुए सभी सोल ग्रुप्स का यूज करते हुए वहाँ पे खुद को अपने ऑरा के साथ छुपाने के लिए एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगा था, ताकि मास्टर डुआन मू उसे वहाँ पे सेंस ना कर पाए। और इसी बीच मास्टर डुआन मू अपनी सोर्ड लेकर
लेकर उस फॉर्मेशन के अंदर एंटर करता है, जो देखकर लिंगजू तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। वहीं मास्टर डुआनमू को भी वहाँ पे इस फॉर्मेशन के अंदर कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसलिए वो अपनी सोर्ड लेकर उसी तरफ बढ़ने लगा था जहाँ पे वांगलिन लिंगजू के साथ छुपा हुआ था, जो देखकर तो बेचारी लिंगजू की डर के मारे वहाँ पे सांस ही अटक गई थी। इवन वांगलिन के भी वहाँ पे पसीने छूटने लगे थे। पर तभी अचानक ही वांगलिन वहाँ पे मास्टर डुआनमू का ध्यान भटकाने के लिए अपनी उस फॉर्मेशन से वहाँ पे मास्टर डुआनमू के ऊपर हमला करवा देता है, जिसका सामना करने के लिए मास्टर डुआनमू भी वहाँ पे रेडी हो गया था। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर डुआनमू अपनी सोर्ड से उस फॉर्मेशन वाली सोर्स के ऊपर हमला करते हुए उन सभी को वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर देता है और सिक्स डिजायर मास्टर के ऊपर गुस्सा करते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया था, क्योंकि मास्टर डुआनमू को अभी तक भी यहाँ पे यही लग रहा था कि ये सब कुछ सिक्स डिजायर मास्टर का ही किया धरा है। और मास्टर डुआनमू को वहाँ से जाते हुए देखकर लिंगजू भी वहाँ पे चैन की सांस लेता है, लेकिन वांगलिन अभी भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था, इसलिए वो खुद से ही कहता है कि इस बार तो मैंने किसी तरह से अपने आप को मास्टर डुआनमू के हाथों से बचा लिया, लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्ट मेरा इनके साथ सामना हुआ तो मेरा मरना तय है, क्योंकि सिक्स डिजायर मास्टर और मास्टर डुआनमू दोनों के दोनों ही सोल फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स हैं, जिनके साथ डायरेक्ट मुकाबला करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। और वांगलिन यहाँ पे परेशान इसलिए हो रहा था क्योंकि वांगलिन अच्छी तरह से जानता था कि इस एंशिएंट गोल्डलैंड में उसका सामना उन दोनों मास्टर के साथ होकर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम सिक्स डिजायर मास्टर को देखते हैं, जो कि एंशिएंट गोल्डलैंड के सेकंड लेवल की फाइनल फॉर्मेशन के पास पहुंच चुका था, और ये फॉर्मेशन इस माउंटेन की सबसे खतरनाक फॉर्मेशन थी, जिसे देखकर सिक्स डिजायर मास्टर वहाँ पे अपने डिसेबल से कहता है, अगर तुम मेरे साथ ना होते तो मैं 3 महीने पहले ही यहाँ पे पहुंच चुका होता, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ भी कैसे सकता हूँ। तुम ही तो एक ऐसे लोते पर्सन हो जो कि एंशिएंट गोल्डलैंड की आगे की जर्नी में मेरे काफी ज्यादा काम आने वाले हो। लेकिन उसका वो डिसेबल तो जैसे एक पपेट था, वो अपने मास्टर को वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, जवाब तो छोड़ो इवन वो कोई एक्सप्रेशन भी नहीं दे रहा था। वहीं सिक्स डिजायर मास्टर वहाँ पे इस फाइनल फॉर्मेशन को देखकर खुश होते हुए कहता है, अगर इस फॉर्मेशन को हमने सक्सेसफुली पार कर लिया तो हम लोग बहुत ही आसानी से यहाँ से बाहर निकलते हुए थर्ड लेवल में इंटर कर पाएंगे। लेकिन जब सिक्स डिजायर मास्टर उस फॉर्मेशन की पावर को चेक करता है तो वो चौंकते हुए कहता है कि इस फॉर्मेशन को सोल्व करने में तो मुझे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये फॉर्मेशन मुझे बाकी फॉर्मेशंस की तरह नॉर्मल नहीं दिखाई दे रही। और ये कहकर सिक्स डिजायर मास्टर वहाँ पे इस फॉर्मेशन को सोल्व करने में लग गया था, लेकिन अभी वो वहाँ पे इस फॉर्मेशन को सोल्व कर ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि डुआनमू अचानक वहाँ पे पीछे से आगे बढ़ते हुए सिक्स डिजायर मास्टर के ऊपर हमला कर देता है। पर सिक्स डिजायर मास्टर ने वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाते हुए मास्टर डुआनमू के हमले को बहुत आसानी से रोक लिया था, और उसी के साथ वो वहाँ पे मास्टर डुआनमू को शांत करवाते हुए कहता है कि रुक जाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम देख नहीं रहे कि मैं इस फाइनल फॉर्मेशन को सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये फॉर्मेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो ये यहाँ पे हम दोनों की जान ले लेगी। लेकिन मास्टर डुआनमू तो वहाँ पे गुस्से से कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे, वो लगातार वहाँ पे सिक्स डिजायर मास्टर के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। ये देखकर अब सिक्स डिजायर मास्टर को भी वहाँ पे धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो वहाँ पे अपने डिसेबल की बॉडी के अंदर से एक ब्लडी सोर्ड को बाहर निकालता है, जिसकी मदद से वो वहाँ पे मास्टर डुआनमू के ऊपर हमला करते हुए उसका सामना करने लगा था। और इस तरह में वहाँ पे सिक्स डिजायर मास्टर और मास्टर डुआनमू के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को हराने के लिए अपना अपना पूरा दम लगा रहे थे। और वांगलिन जो कि दूर से ही खड़ा होकर ये सब देख रहा था, वो अचानक ही वहाँ पे अपने उसी गोल्ड चक्र को दोबारा एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा था कि वांगलिन उन दोनों मास्टर से निपटने के लिए कोई बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर डुआनमू अचानक ही वहाँ पे अपने अटैक की पावर को बढ़ाते हुए सिक्स डिजायर मास्टर से कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था कि तुम उन हिडन ट्रैप फॉर्मेशन के ऊपर अपनी चेन फॉर्मेशंस लगा दोगे तो क्या मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा? अब मास्टर डुआनमू की ये बात सुनकर सिक्स डिजायर मास्टर को वहाँ पे एक झटका लगता है, क्योंकि उसने तो उन हिडन ट्रैप फॉर्मेशंस के ऊपर कोई भी चेन फॉर्मेशन नहीं बनाई थी, उसने तो बस उन हिडन ट्रैप फॉर्मेशंस के अंदर अपनी फियर एनर्जी डाली थी। और ये सोचकर सिक्स डिजायर मास्टर भी वहाँ पे मास्टर डुआनमू को शांत करवाते हुए कहता है, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, तुम जिस चेन फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हो वो मैंने नहीं बनाई थी, अगर तुम चाहो तो मैं इसके लिए अपनी मास्टर की कसम भी खाने के लिए तैयार हूँ। सिक्स डिजायर मास्टर की यह बात सुनकर अचानक मास्टर डुआनमू भी वहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि मास्टर डुआनमू अच्छी तरह से जानते थे कि सिक्स डिजायर मास्टर कभी भी अपने मास्टर की झूठी कसम नहीं खा सकता, इसलिए अब उन दोनों को ही यहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि जरूर इस सब के पीछे मेंगटाओजी का ही हाथ होगा। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे सब के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक ही हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे अपने गोल्ड चक्र की मदद से उस फाइनल फॉर्मेशन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे एक्टिवेट कर देता है। और जैसे वो फॉर्मेशन वहाँ पे एक्टिवेट होती है तो उसने वहाँ पे मास्टर डुआनमू और सिक्स डिजायर मास्टर के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था, जो देखकर वो दोनों जल्दी से उसी तरफ देखते हैं जहाँ पे उस फॉर्मेशन के ऊपर हमला हुआ था। और जब वो उस तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे अपने सामने वांगलिन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दोनों ही वहाँ पे चौंकते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये लड़का अभी तक भी जिंदा है? लेकिन इसे तो हमारी आंखों के सामने उस ड्रैगन ने खा लिया था। वहीं उन दोनों सोल फॉर्मेशन रियलम के मास्टर्स को अपनी तरफ देखते हुए पाकर बेचारे लिंगजू की हालत तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, जबकि वांगलिन तो अभी भी वहाँ पे बहुत ही शांति से उन दोनों मास्टर्स को वहाँ पे उस फॉर्मेशन का सामना करते हुए देख रहा था, जहाँ उस फॉर्मेशन ने देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही देर में दो सोल फॉर्मेशन रियलम के मास्टर्स की हालत खराब कर दी थी। और तभी वो दोनों ही अपनी अपनी पावर को रिकवर करने के लिए एक रिकवरी पिल को खाते हैं, जिसे खाने के बाद सिक्स डिजायर मास्टर वहाँ पे मास्टर डुआनमू से कहता है कि अब इस फॉर्मेशन से बचने का हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि हम जितना जल्दी हो सके इसे पार करते हुए एंशिएंट गोल्डलैंड के थर्ड लेवल वाले पोर्टल के अंदर चले जाएं। मास्टर डुआनमू को भी सिक्स डिजायर मास्टर का ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो दोनों ही वहाँ पे फोर्सफुली उस फॉर्मेशन के अंदर एंटर करते हुए वहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ और दर्द सहने के बाद फाइनली उस फॉर्मेशन की दूसरी तरफ से बाहर निकलकर थर्ड लेवल की तरफ बढ़ गए थे। लेकिन इसका असर उन दोनों की कल्टीवेशन के ऊपर काफी ज्यादा पड़ा था, जिसकी वजह से डिजायर मास्टर वहाँ पे वांगलिन को याद करके कहता है कि अगर तुम यहाँ से बचते हुए थर्ड लेवल तक पहुंच जाए तो वहाँ मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगा कि अगली बार कोई भी हमसे पंगा
पंगा लेने से पहले भी 1000 बात सोचेगा। खैर उसके बाद जैसे ही वो दोनों वहाँ पे थर्ड लेवल वाले पोर्टल के अंदर जाते हैं तो वो फॉर्मेशन ही अचानक ही वहाँ पे शांत हो गई थी। लेकिन उस फॉर्मेशन का सामना करते हुए डिजायर मास्टर के डिसेबल कात वहीं पे कट गया था, जो कि वहाँ पे रख में चेंज हो गया था। लेकिन उसके रख में चेंज होते ही उसके अंदर से एक सुप्रीम बोन बाहर निकलती है, जिसे वांग लिन लिंगजू को अपने पास लाने के लिए कहता है। और जैसे ही लिंगजू वो सुप्रीम बोन लेकर वांग लिन के पास आता है तो वांग लिन वहाँ पे सुप्रीम बोन को चेक करके पता लगाने की कोशिश करने लगा था कि आखिर ये सुप्रीम बोन है क्या और इसका ओरिजिन क्या है। लेकिन वांग लिन को वहाँ पे इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलता, इसलिए वो उसे अपने स्पेस पैक में रखते हुए कहता है कि इसे बाद में देख लेंगे, अभी सबसे पहले मुझे इस फाइनल फॉर्मेशन को सोल्व करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। और ये सोचकर वांग लिन भी वहाँ पे उस फाइनल फॉर्मेशन के पास जाकर उसे सोल्व करने के लिए वहीं पे बैठ गया था। और ये काम लिंगजू को बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता था, इसलिए वो वहाँ पे कभी उधर टहल रहा था तो कभी उधर। लेकिन वांग लिन अभी भी वहाँ पे उस फॉर्मेशन को सोल्व करने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से दिन रात में बदलने लगते हैं और रातें महीनों में, और इवन देखते ही देखते महीने सालों में बदलने लगे थे। लेकिन वांग लिन अभी तक भी वहाँ पे उस फॉर्मेशन को सोल्व नहीं कर पाया था। इवन वांग लिन को वहाँ पे इस फॉर्मेशन को सोल्व करते हुए 4 साल से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था और अब तो उसके बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। पर आज फाइनली पूरे 4 सालों की मेहनत के बाद वांग लिन ने उस फाइनल फॉर्मेशन को भी सोल्व करते हुए उसे भी वहाँ पे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था, जो देखकर तो लिंगजू भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। वहीं वांग लिन वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से एंशिएंट गोल्डलैंड के लेवल 3 में जाने वाले पोर्टल की तरफ बढ़ गया था। लेकिन अभी वांग लिन वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही हम देखते हैं कि वहाँ पे उस फॉर्मेशन की पावर एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाती है, जो देखकर तो वांग लिन को भी वहाँ पे एक झटका लगता है, क्योंकि उसे भी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये फॉर्मेशन दोबारा यहाँ पे कैसे एक्टिवेट हो गई। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे उस एंशिएंट माउंटेन से एक 8 स्टार के एंशिएंट गॉड बाहर आता है, जिसका नाम 2C था। एंशिएंट गॉड 2C वहाँ पे वांग लिन की तारीफ करते हुए कहते हैं, पिछले न जाने कितने लाखों सालों में तुम पहले ऐसे पर्सन हो जिसने इस माउंटेन के सभी फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय किया है, इसलिए मैं तुम्हें लेवल 4 के फॉर्मेशन मास्टर का टाइटल दे रहा हूँ और उसी के साथ रिवार्ड के तौर पर अपनी ये एंशिएंट जेट स्लिप भी देना चाहता हूँ। इसकी मदद से तुम 10 लाख से भी ज्यादा अलग अलग टाइप की फॉर्मेशंस को बना सकते हो और इवन किसी भी तरह की फॉर्मेशन को समझ भी सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये एंशिएंट जेट सील एक स्पेस डायमेंशन की तरह भी काम करती है, जिसके अंदर जाकर तुम फॉर्मेशंस को बनाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और ये कहते ही अचानक कि वो एंशिएंट गॉड 2C वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद वांग लिन भी वहाँ पे उस पोर्टल से होते हुए एंशिएंट गोल्डलैंड के 3rd लेवल वाले आउटर एरिया के बाहर आ गया था, जहाँ वांग लिन को अपने सामने एक मिस्टीरियस टावर दिखाई देता है, जिसे एक्सप्लोर करने के लिए वांग लिन ने लिंगजू को आगे भेज दिया था। और लिंगजू भी उस मिस्टीरियस टावर के एक चक्कर लगाकर वापस आकर वांग लिन को बताता है कि इस मिस्टीरियस टावर के अंदर कोई भी खतरा नहीं है और आप बिला झिझक अंदर जा सकते हैं। लिंगजू की ये बात सुनकर जैसे ही वांग लिन वहाँ पे उस टावर के अंदर आता है तो उसे उस टावर की दीवार पे एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जो कि वांग लिन को एंशिएंट गोल्डलैंड के 1st लेवल में भी देखा था। असल में वहाँ पे एंशिएंट लैंग्वेज में एंशिएंट गोल्डलैंड के 3rd लेवल के बारे में वार्निंग दी गई थी कि 3rd लेवल एक निर्वाणा स्पेस होने वाला है और वो बहुत ही खतरनाक जगह है। लेकिन वांग लिन उसे वहाँ पे इग्नोर करते हुए अपने सामने वाले टेबल की तरफ देखता है, जिसके ड्रॉवर वहाँ पे खुले हुए थे, जिसका मतलब था कि 6 डिजायर मास्टर ने और मास्टर वन मू ने पहले ही इसके अंदर के मौजूद ट्रेस खुले लिया था। पर जब वांग लिन अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उस ड्रॉवर के अंदर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे उस ड्रॉवर के अंदर एक सीक्रेट टायर रखा हुआ है, जैसे जैसे ही वांग लिन वहाँ पे उठाता है तो उसके ऊपर एक लॉकिंग फॉर्मेशन लगी हुई थी, जो देखकर वांग लिन कहता है कि इस लॉकिंग फॉर्मेशन को खोलना मेरे लिए इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला, इवन उस एंशिएंट जेट स्लिप की मदद से भी इसे खोलने में मुझे काफी ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए वांग लिन ने उसे बाद में खोलने का सोचकर अपने स्पेस बैग में रख लिया था। खैर उसके बाद वांग लिन की नजर वहाँ पे उस टावर के ऊपर बने हुए पोर्टल के ऊपर पड़ती है और असल में यही 3rd लेवल के अंदर जाने वाला पोर्टल था, जिसे एक्सप्लोर करने के लिए पहले वांग लिन लिंगजू को आगे भेजता है। और इसी के साथ वांग लिन को डॉन मू की कही हुई वो बात भी याद आने लगी थी, जिसमें मास्टर डॉन मू ने कहा था कि एंशिएंट गोल्डलैंड के 3rd लेवल को सिर्फ वांग लिन ही हमें पास करवा सकता है, क्योंकि उसके पास डेथ स्पेल वाली खतरनाक टेक्निक है, डेथ स्पेल यानी वांग लिन का ब्लडी थंडर ऑरा। और ये सब याद करके वांग लिन भी वहाँ पे अपने हेवनली पल की मदद से अपग्रेड किए हुए पानी को पी लेता है और अपनी पावर को दोबारा रिकवर करने के बाद वांग लिन भी वहाँ पे खुद खोंदा से मजबूत बनाते हुए उसी 3rd लेवल वाले पोर्टल के अंदर चला गया था। लेकिन जब वांग लिन वहाँ पे पहुंचता है तो वो 3rd लेवल एक निर्वाणा स्पेस था, जिसके अंदर वांग लिन की आइडेंटिटी एक सोल ईटर की थी। इसलिए जैसे ही वांग लिन वहाँ पे उस निर्वाणा स्पेस के अंदर अपना पाँव रखता है तो अचानक उसकी बॉडी के अंदर उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी, जैसे वो दोबारा इस निर्वाणा स्पेस में आकर काफी ज्यादा खुश हो। वहीं दूसरी तरफ लिंगजू भी यहाँ पे आकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो वहाँ पे घूम रही वंडिंग सोल्स को देखते हुए अपने मन में कहता है कि अगर मैंने इन वंडिंग सोल्स को अपने साथ मिला लिया तो मैं अपने इस मास्टर को आसानी से हरा लूंगा। इसलिए लिंगजू वहाँ पे कुछ सोल ग्रुप्स को बाहर निकालते हुए उन वंडिंग सोल्स को लालच देते हुए उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश करने लगा था। पर बेचारा लिंगजू कहाँ जानता था कि वांग लिन तो खुद एक सोल ईटर है। वहीं वो वंडिंग सोल्स भी वहाँ पे लिंगजू के हाथ में पकड़े हुए उन सोल ग्रुप्स के लिए लड़ने लगे थे, जो देखकर वांग लिन अचानक ही वहाँ पे अपने ब्लडी थंडर ऑरा का यूज करते हुए उन सभी के सभी वंडिंग सोल्स को वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर देता है, जो देखकर तो बेचारी लिंगजू को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वांग लिन ने यहाँ पे एक ही झटके में उसकी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया था। और जैसे वांग लिन वहाँ पे कोल्ड लॉक से उसकी तरफ देखता है तो लिंगजू डरते हुए अचानक वहाँ पे वापस चला गया था। तभी वांग लिन वहाँ पे उन सभी वंडिंग सोल्स को आदेश देते हुए कहता है कि यहाँ पे तुम्हें जो भी कल्टीवेटर देखे उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। वांग लिन का ये ऑर्डर सुनकर वो सभी वंडिंग सोल्स भी वहाँ पे कल्टीवेटर्स को ढूंढने के लिए निकल गई थी, जहाँ सबसे पहले उनका शिकार डॉन मू होता है। और डॉन मू भी एक साथ अपनी तरफ आते हुए इतनी ज्यादा वंडिंग सोल्स को देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था और वो उनसे पीछे छुड़ाने के लिए उनके ऊपर बहुत ज्यादा
पावरफुल हमले भी करने लगा था, लेकिन डुआनमू के किसी भी अटैक उन वर्निंग सोल्स के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। और ऊपर से डुआनमू पहले ही काफी बुरी तरह से इंजर्ड था, इसलिए वो वहाँ पे सही से उन वर्निंग सोल्स का सामना भी नहीं कर पा रहा था, जबकि वो वर्निंग सोल्स वहाँ पे लगातार उसके ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे और भी घायल करती जा रही थी। जो देखकर डुआनमू वहाँ पे उन वर्निंग सोल्स से बचने के लिए अपने डिफेंस टावर का यूज करता है, जिसने वहाँ पे काफी हद तक उन वर्निंग सोल्स को रोक लिया था। जो देखकर मास्टर डुआनमू भी खुश होकर उसी टावर के अंदर बैठे हुए खुद को रिकवर करने लगा था और उन वर्निंग सोल्स की मदद से वंगलिन भी वहाँ पे पहुंच चुका था, जहाँ वो अपनी आवाज बदलकर मास्टर डुआनमू को धमकी देते हुए कहता है, चुपचाप अपनी इनहेरिटेंस मेरे हवाले कर दो, वरना आज मैं यहाँ पे तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। जिस पे मास्टर डुआनमू भी घबराते हुए कहता है, लेकिन सीनियर मेरे पास तो कोई भी इनहेरिटेंस नहीं है। जिस पे आपकी बार वंगलिन थोड़ा गुस्से से उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई इनहेरिटेंस नहीं है तो तुम यहाँ तक कैसे चले आए, जबकि यहाँ तो कोई भी इनहेरिटेंस के बगैर नहीं आ सकता। जिस पे मास्टर डुआनमू बहुत ही सॉफ्ट टोन में बात करते हुए उसे बताता है, सीनियर मैं पहले भी यहाँ पे अपने साथियों के साथ एक बार आ चुका हूँ और यहाँ आने के लिए मैंने अपनी कुछ सीक्रेट टेक्निक्स को तैयार किया था, उन्हीं की मदद से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। लेकिन अगर आप मुझे यहाँ से जाने दें तो मैं अपनी वो सारी सीक्रेट टेक्निक्स आपके हवाले कर दूंगा। मास्टर डुआनमू की यह बात सुनकर वंगलिन अचानक वहाँ पे उस डिफेंस टावर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे वो डिफेंस टावर वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है तो मास्टर डुआनमू की नजर वहाँ पे वंगलिन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो गुस्से से कहता है, ओ तो ये तुम हो। और ये कहकर मास्टर डुआनमू अचानक वहाँ पे वंगलिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि निर्वाणा स्पेस में आने के बाद वंगलिन की पावर्स तो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पे मास्टर डुआनमू के अटैक को बहुत ही आसानी से रोकते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से बीतने लगा था। इवन वंगलिन ने वहाँ पे उसकी बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकालते हुए उसे गले से पकड़कर ऊपर हवा में उठा लिया था। जो देखकर मास्टर डुआनमू वहाँ पे वंगलिन से रहम की भीख मांगते हुए कहता है कि मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं अपनी सारी टेक्निक्स तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मास्टर डुआनमू की ये बात सुनकर वंगलिन ने भी उसे वहाँ पे छोड़ दिया था, जिसके बाद मास्टर डुआनमू भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अपनी सारी सीक्रेट टेक्निक्स वहाँ पे वंगलिन के हवाले कर देता है। लेकिन उसके बाद मास्टर डुआनमू वहाँ से भाग पाते उससे पहले ही मेंगटाओजी ने अचानक वहाँ पे पीछे से आते हुए मास्टर डुआनमू के ऊपर हमला करके उसे वहीं पे खत्म कर दिया था। और यहाँ पे मेंगटाओजी का पूरा रूप ही चेंज हो चुका था और वो यहाँ पे दोबारा जिंदा कैसे हो गया ये हमें आगे ही जानने को मिलेगा। पर आप इतना जान लीजिए कि एंशिएंट गोल्डलैंड में जो कोई भी कल्टीवेटर मरता था वो यहाँ पे मर के भी दोबारा जिंदा हो जाया करता था। तभी मेंगटाओजी अचानक वहाँ पे वंगलिन के ऊपर भी हमला करते हुए गुस्से से कहता है, मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि थर्ड लेवल के अंदर कोई भी कल्टीवेटर जिंदा नहीं बचना चाहिए। वहीं वंगलिन भी अपनी तरफ आते हुए मेंगटाओजी को देखकर अपनी वर्निंग सोल्स का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि मेंगटाओजी के ऊपर किसी भी वर्निंग सोल के किसी भी अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जो देखकर वंगलिन भी वहाँ पे भागते हुए खुद से ही कहता है कि आखिर ये मेंगटाओजी दोबारा जिंदा कैसे हो गया और ऊपर से ये पहले से भी दोबारा ज्यादा पावरफुल होकर लौटा है। इवन मेरी वर्निंग सोल्स के हमलों को भी इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। इसी बीच वंगलिन वहाँ पे अपनी उसी एंशिएंट जेट स्लिप का यूज करते हुए वहाँ पे बहुत ही चालाकी से एक एक्सप्लोसिव फॉर्मेशन को भी बना देता है, जिसके अंदर जैसे ही मेंगटाओजी एंटर करता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन हम देखते हैं कि मेंगटाओजी को इस ब्लास्ट से भी ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ था। जो देखकर वंगलिन भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि आखिर इसके ऊपर मेरे किसी भी अटैक का कोई असर क्यों नहीं हो रहा, इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। और इसी बीच वंगलिन को वहाँ पे अपनी वर्निंग सोल्स की मदद से 6 डिजायर मास्टर की लोकेशन के बारे में भी पता चल गया था, जिसके बाद वो मेंगटाओजी से अपनी जान बचाने के लिए 6 डिजायर मास्टर की तरफ ही बढ़ गया था। और देखते ही देखते वंगलिन वहाँ पे 6 डिजायर मास्टर के पीछे पहुंच चुका था, जिसे देखकर 6 डिजायर मास्टर भी गुस्से से अपने डिसेबल को उसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। लेकिन डिजायर मास्टर को वो डिसेबल वहाँ पे वंगलिन के ऊपर हमला कर पाते उससे पहले ही वंगलिन ने अपनी वर्निंग सोल्स की मदद से उल्टा उनके ऊपर ही अटैक कर दिया था, जिनका सामना करने में उन दोनों को ही काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जो देखकर 6 डिजायर मास्टर वहाँ पे चौंकते हुए खुद से ही कहता है कि आखिर ये इस लड़की के पास किस तरह की खतरनाक पावर है जिसकी मदद से इन वर्निंग सोल्स को कंट्रोल कर पा रहा है। वहीं वंगलिन इस मौके का फायदा उठाकर 6 डिजायर मास्टर को थैंक यू कहते हुए वहाँ से निकल गया था, क्योंकि मेंगटाओजी भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुंच चुका था। लेकिन जब उसकी नजर वहाँ पे 6 डिजायर मास्टर के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे वंगलिन को छोड़कर उसके पीछे पड़ गया था। वहीं मेंगटाओजी को इस तरह से अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर 6 डिजायर मास्टर गुस्से से उसे कहता है, मेंगटाओजी क्या तुम पागल हो गए हो जो तुम यहाँ पे अपने ही साथी कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर रहे हो। जिसपे मेंगटाओजी वहाँ पे बिल्कुल पहले की तरह ही बोलते हुए कहता है कि मास्टर ने कहा है कि थर्ड लेवल में मौजूद सभी कल्टीवेटर्स को खत्म करना है। यहाँ पे मेंगटाओजी की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे अपना पपेट बनाकर उसे कंट्रोल कर रहा हो। तभी मेंगटाओजी अपना ऑरा रिलीज करके दोबारा वहाँ पे 6 डिजायर मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखकर 6 डिजायर मास्टर भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, ये तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम की पीक पे पहुंच चुका है। आखिर इस बुड्ढे को यहाँ पे ऐसा कौन सा ट्रायर मिल गया था जिसकी मदद से ये यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। खैर उसके बाद डिजायर मास्टर लुओ भी मेंगटाओजी के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि डिजायर मास्टर लुओ के भी किसी भी अटैक का मेंगटाओजी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जबकि मेंगटाओजी ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए सिर्फ एक ही झटके में डिजायर मास्टर को वहाँ पे ट्रैप कर लिया था। इस बीच डिजायर मास्टर को वो डिसेबल भी वहाँ पे अपने मास्टर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मेंगटाओजी ने वहाँ पे उसके ऊपर भी हमला करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। जो देखकर तो डिजायर मास्टर लुओ वहाँ पे काफी ज्यादा शौक हो चुका था और वो मेंगटाओजी से सवाल करते हुए पूछता है कि कौन हो तुम मेंगटाओजी नहीं हो सकते। लेकिन मेंगटाओजी उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दिए बगैर उसके ऊपर भी जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मेंगटाओजी वहाँ पे 6 डिजायर मास्टर के ऊपर हमला कर पाते उससे पहले ही उसके मास्टर ने वहाँ पे बीच में आते हुए मेंगटाओजी को रोक दिया था। इवन उसने वहाँ पे मेंगटाओजी के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ से भागने के लिए भी मजबूर कर दिया था। वहीं अपने मास्टर को बीच में आते हुए देख
देखकर लू भी वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, मास्टर टियानमो, क्या ये वाकई आप हो? टियानमो के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये भी यहाँ पे मौजूद बाकी वंडरिंग सोल्स की तरह एक वंडरिंग सोल था। अब इसकी क्या कहानी है ये भी हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगी, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि पिछली बार मास्टर डुआनमो और बाकी सभी इसी टियानमो के साथ ही एंशिएंट गोल्डलैंड के अंदर आए थे, लेकिन इसकी एंशिएंट गोल्डलैंड के अंदर मौत हो गई थी। वहीं टियानमो भी अपने डिसेबल के मुंह से अपना नाम सुनकर खुश होते हुए कहता है, डिसेबल लू, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अभी भी याद हो। लेकिन तभी मैंगटाओजी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए टियानमो से कहता है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया जो तुम मास्टर के ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हो? लेकिन टियानमो ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए मैंगटाओजी को एक अलग ही स्पेस डायमेंशन में भेज दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम वंगलिन को देखते हैं जो कि लेवल 4 में जाने के लिए एक पोर्टल के सामने आके खड़ा हो गया था, और जैसे वो वहाँ पे मास्टर डुआनमो के बताए हुए मेथड का यूज करके वहाँ पे उस पोर्टल को ओपन करने की कोशिश करता है, तो वो पोर्टल वहाँ पे एक पल के लिए तो ओपन हो गया था, लेकिन अगले ही पल अचानक ही वो पोर्टल वहीं पे डीएक्टिवेट हो गया था, और उस पोर्टल के अंदर से किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन के जो हंसने की आवाज आती है, जो कि वहाँ पे वंगलिन को देखकर कोल टून में उसे कहता है, ओ तो तुम एक सोल ईटर हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज बरसों बाद मेरे सामने एक सोल ईटर के साथ हो रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम यहाँ आ गए हो तो इसका मतलब है कि अब फाइनली मेरा इंतजार खत्म होने वाला है। और ये कहकर वो पर्सन वहाँ पे बिल्कुल एक डेविल गॉड की तरह दोबारा वहाँ पे जोर से हंसने लगा था, और उसकी वो हंसी इतनी ज्यादा डरावनी थी कि उसे बेचारा कोई मोटल सुन लेता तो उसे सुनकर ही वो वहीं पे बेहोश हो जाता। उसके बाद हमें उस पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चारों तरफ ब्लडी ऑरा फैला हुआ था, और एक बड़े से माउंटेन की चोटी के ऊपर हम उसी पर्सन को देखते हैं जिसका नाम टाउसेन था, जो कि एंशिएंट गॉड 2C का ही एक क्लोन था। असल में इसने एंशिएंट गॉड 2C को हराते हुए उनकी बॉडी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, और टाउसेन का लुक दिखने में वाकई काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, बिल्कुल एक डेविल गॉड की तरह। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो वहाँ पे बड़ी बड़ी चेन्स के साथ बंधा हुआ था, और उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ और लोग भी चेन्स के साथ बंधे हुए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक ही टाउसेन वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपने उन सभी लोगों को वहाँ पे उन चेन से आजाद करवा देता है, और उसी के साथ वहाँ पे उन सभी को ऑर्डर्स देते हुए कहता है, मेरे डिवाइन पपेट्स जल्दी से जाकर उस सोल ईटर को पकड़कर मेरे पास ले आओ। और ये कहकर टाउसेन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए ऊपर आसमान में एक पोर्टल भी बना दिया था, जो कि एंशिएंट गोल्डलैंड के थर्ड लेवल में जाने का एक रास्ता था। वहीं अपने गॉड का ये ऑर्डर सुनकर वो सभी डिवाइन पपेट्स भी एक लंबी नींद से जागते हुए सीधे उस पोर्टल से होते हुए एंशिएंट गोल्डलैंड के थर्ड लेवल में जाने लगे थे। लेकिन जब वो सभी डिवाइन पपेट्स वहाँ पे पहुंचता है तो उन्हें वंगलिन वहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं देता, जो देखकर वो सभी डिवाइन पपेट्स भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिर अचानक से वो सोल ईटर यहाँ से गायब कैसे हो गया। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम वंगलिन को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपने हेवनली पल के अंदर आ गया था, क्योंकि वो टाउसेन को देखते ही समझ गया था कि ये पर्सन कोई आम पर्सन नहीं है, और ऊपर से ये मेरी सोल ईटर वाली आइडेंटिटी के बारे में भी जानता है। और ऊपर से वंगलिन उन सभी डिवाइन पपेट्स को देखकर भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। वो खुद से ही कहता है कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, ये सभी लोग मुझे यहाँ पे इस तरह से ढूंढ क्यों रहे हैं। और तभी हम वहाँ पे टियानमो को देखते हैं जो कि वहाँ पे उन सभी डिवाइन पपेट्स के पास आते हुए उनसे पूछता है कि तुम सभी यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसपे वो सभी डिवाइन पपेट्स वहाँ पे टियानमो को ग्रीट करते हुए बताते हैं कि हम यहाँ पे अपने मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उस सोल ईटर को ढूंढ रहे हैं। जिसपे टियानमो वहाँ पे उन सभी डिवाइन पपेट्स से कहता है कि वो सोल ईटर यहाँ पे नहीं है, मेरे ख्याल से तुम लोगों को यहाँ पे उसे कहीं और जाकर ढूंढना चाहिए। टियानमो की ये बात सुनकर वो सभी डिवाइन पपेट्स भी वहाँ पे सोल ईटर यानी वंगलिन को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में निकल गए थे, और उनके जाते ही मास्टर टियानमो वहाँ पे लू को बाहर आने के लिए कहता है। पर ये सब देखकर लू वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था, और वो अपने मास्टर टियानमो से सवाल करते हुए पूछता है कि मास्टर आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। जिसपे मास्टर टियानमो शुरू से उसे वहाँ पे सब कुछ बताते हुए कहता है कि एंशिएंट गोल्डलैंड के अंदर कोई भी टायर मौजूद नहीं है, ये बस हमारे जैसे कल्टीवेटर्स को फंसाने के लिए एक ट्रैप है, जिसके अंदर मैं और मेरे जैसे न जाने कितने ही कल्टीवेटर्स अब तक फंस चुके हैं। मास्टर टियानमो की ये बात सुनकर लू के साथ साथ वहाँ पे वंगलिन को भी एक झटका लगता है, क्योंकि वो भी वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उन दोनों की ये सारी बातें सुन रहा था। और तभी लू वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए अपने मास्टर से पूछता है, मास्टर मुझे अभी भी आपकी किसी भी बात की कोई भी समझ नहीं आ रही। जिसपे मास्टर टियानमो उसे बताते हैं कि अब सुनो, जैसा कि तुम जानते हो कि जब हम लोग पिछली बार यहाँ पे आए थे तो मेरी यहाँ पे मौत हो गई थी, और जब मैं मरा था तो मेरी दोबारा आंखें एक ब्लड सी के अंदर खुली थी, जैसे टाउसेन नाम के एक पर्सन कंट्रोल करता है। टाउसेन असल में यहाँ पे एंशिएंट गॉड टीसू की इनहेरिटेंस को हासिल करना चाहता था, जिसके बाद एंशिएंट गॉड टीसू और टाउसेन के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट हुई, जिसमें एंशिएंट गॉड टीसू ने टाउसेन को हराते हुए उसे यहाँ पे बड़ी बड़ी बेड़ियों में जकड़ते हुए हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे ट्रैप कर दिया। और जिस जगह पे एंशिएंट गॉड टीसू ने टाउसेन को ट्रैप किया था उसे ब्लडी सी कहा जाता है, जिससे टाउसेन ने निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन कुछ सालों की मेहनत के बाद ही टाउसेन को पता चल चुका था कि वो जाकर भी अकेले कभी भी खुद को इस ब्लडी सी से आजाद नहीं करवा सकता। इसलिए टाउसेन ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया। उसने एंशिएंट गोल्डलैंड के अंदर मौजूद टायर्स के बारे में झूठी अफवाह फैला दी, ताकि पावर से पावरफुल कल्टीवेटर्स उन टायर्स की लालच में यहाँ आए, और टाउसेन यहाँ पे उन सभी की पावर को ऑब्जर्व करते हुए खुद को पावरफुल बना सके। अब तक वो हमारे जैसे न जाने कितने ही कल्टीवेटर्स की जान ले चुका है, और मरने के बाद हम सभी को मजबूरन उसे अपना मास्टर मानना पड़ता है। मैं न जाने पिछले कितने हजारों सालों से यहाँ से बाहर निकलने की सोच रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए मेरे डिसेबल मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप होकर रह जाओ, इसलिए अब तुम्हें कुछ भी करके मरने से पहले पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन टाउसेन ने अब एंशिएंट गोल्डलैंड को पूरी तरह से सील कर दिया है, इसलिए अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, और अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें टाउसेन के साथ फाइट करनी होगी। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल के रहूंगा।
करूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न दांव पर लगानी पड़े। और ये कहकर टियानमो अचानक वहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाते हुए लोगों को अपने पीछे आने के लिए कहता है, जो कि वहाँ पे उसी ब्लडी सी में जाने वाला पोर्टल था। और जैसे वो दोनों वहाँ से होते हुए उस पोर्टल के अंदर जाते हैं तो वांग लिन को भी वहाँ से आगे बढ़ने का यही सही मौका लगता है, इसलिए वो भी उन दोनों के पीछे पीछे उस पोर्टल के अंदर चला गया था। लेकिन वहाँ पहुंचते ही वांग लिन वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था। और जब उसे वहाँ पे होश आता है तो उसे अपने सामने दो अलग अलग डायमेंशंस दिखाई देते हैं, जिनको देखते हुए वांग लिन अभी वहाँ पे उनके बारे में सोच ही रहा था कि तभी वांग लिन को वहाँ पे टियानमो की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही वांग लिन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए वहाँ से गायब हो गया था। वही मास्टर टियानमो लोगों को बताता है कि तुम्हें अपने सामने जो ये दो अलग अलग सी डायमेंशंस दिखाई दे रहे हैं, इनमें से जो ये रेड वाला है इसे ब्लडी सी कहा जाता है, जिसके अंदर एंशिएंट गॉड ने टाउ सन को कैद किया था, जबकि इस ब्लू सी वाले डायमेंशन को डेड सी कहा जाता है, जिसके अंदर एंशिएंट गॉड की मेमोरीज मौजूद है। और ये कहकर मास्टर टियानमो अचानक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लडी सी के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लडी सी के अंदर थोड़ी हलचल होने लगी थी, जो देखकर लोगों को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा था। उसे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई चीज वहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और इसी चीज को चेक करने के लिए जब लोग भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस ब्लडी सी के अंदर डालता है तो उसे वहाँ पे उस ब्लडी सी के अंदर अपनी फियर एनर्जी महसूस होती है, जिसे महसूस करते ही लोगों को वहाँ पे एक झटका लगता है। वही मास्टर टियानमो वहाँ पे लोगों को बहुत ही अजीब तरीके से देखते हुए स्माइल कर रहे थे। यहाँ पे मुझे उनके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे थे। तभी लोग भी अपनी आंखें खोलकर अपने मास्टर टियानमो से सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर अगर मैंने एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया तो क्या उसके बाद हम दोनों यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? जिस पे मास्टर टियानमो भी एक स्माइल के साथ उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारे पास एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस आ गई तो टाउ सन को हराना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देता हूँ, इस मेथड में तुम्हें बहुत ही ज्यादा पेन होगा। तुम्हें ऐसा फील होगा कि कोई जबरदस्ती तुम्हारी सोल को तुम्हारी बॉडी से बाहर खींच रहा है। अपने मास्टर की ये बात सुनकर वो भी वहाँ पे खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए कहता है, मुझे चाहे यहाँ पे कितना ही दर्द बर्दाश्त क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं हम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल के रहूंगा। मास्टर प्लीज आप इस मेथड को शुरू करिए, मैं इसके लिए तैयार हूँ। लोगों की ये सारी बातें सुनकर टियानमो भी स्माइल करते हुए हाँ में अपना सर हिलाता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे आमने सामने बैठ गए थे। और टियानमो वहाँ पे अपनी पावर का यूज करके वहाँ पे एंशिएंट गॉड की सुप्रीम बोन को समन करता है, जो कि पहले से ही वांग लिन के पास थी। और वांग लिन भी वहाँ पे अपने हेवनली पल के अंदर बैठे हुए ये सब काफी गौर से देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर टियानमो अपनी सोल पावर का यूज करते हुए वहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है। और क्योंकि ऐसा करने में मास्टर टियानमो की सोल पावर लग रही थी, इसलिए धीरे धीरे वहाँ पे टियानमो की हालत भी खराब होती जा रही थी, जो देखकर लोग वहाँ पे मास्टर टियानमो को रोकने की कोशिश भी करता है। लेकिन टियानमो उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम्हें जितना जल्दी हो सके एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस को हासिल करना होगा। अगर गलती से भी कोई यहाँ पे आ गया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अपने मास्टर टियानमो की ये बात सुनकर लोग भी अचानक वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। और अब वो वहाँ पे एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, क्योंकि वो बेचारा यहाँ पे सोच रहा था कि उसके मास्टर उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या वो अपने मास्टर के लिए इतना भी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन को तो ये सब बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, इसलिए वो अपने मन में कहता है कि मुझे ये सोल फॉर्मेशन कहीं से भी नॉर्मल सोल फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रही, जरूर इस लोगों के मास्टर में कुछ गड़बड़ है। और ये कहकर वांग लिन जब अपनी एंशिएंट गॉड सील का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को चेक करता है तो वांग लिन को पता चलता है कि ये तो एक लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशन है, जिसका यूज करने के बाद इस फॉर्मेशन के अंदर बैठे हुए किसी न किसी एक पर्सन को तो मरना ही होता है। ये पता चलते ही वांग लिन वहाँ पे चौंकते हुए खुद से ही कहता है, तो क्या इसका मतलब है कि लुओ को मास्टर उसे धोखा देते हुए उल्टा यहाँ पे उसे मारना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारा लुओ इस सबसे बेखबर अपने पूरे फोकस के साथ एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस को हासिल करने में लगा हुआ था। और जैसे ही लुओ वहाँ पे डेड सी की एनर्जी को अपने हार्ट के अंदर ऑब्जर्व करता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर मास्टर टियानमो ने अचानक ही वहाँ पे उसी सुप्रीम हैंड का यूज करते हुए लुओ के हार्ट के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे उसका हार्ट ही बाहर निकाल लिया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारे लोगों को तो कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। वही मास्टर टियानमो वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से लुओ के हार्ट को डेड सी के ऊपर ले जाता है, जो कि वहाँ पे डेड सी के अंदर मौजूद एंशिएंट गॉड की सारी मेमोरीज को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगा था। और तब तक लुओ ने भी वहाँ पे काफी हद तक खुद को संभाल लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब थी। इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए अपने मास्टर से सिर्फ इतना ही कहता है कि आखिर क्यों आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या एक मास्टर और डिसेबल का रिश्ता इतना ज्यादा कमजोर होता है कि आपने अपने डिसेबल को धोखा दे दिया? जिसपे मास्टर टियानमो वहाँ पे एक डबल स्माइल करते हुए अपने डिसेबल से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में काफी ज्यादा सवाल होंगे, तो मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से बताता हूँ। तो ये सब शुरू हुआ था आज से 4000 साल पहले, जब मैं इस एंशिएंट गॉड लैंड के अंदर आके मर गया था। लेकिन जब मैं दोबारा जिंदा हुआ तो मैंने खुद को ब्लड सी के अंदर पाया, जहाँ टाउ सन का राज था। और एंशिएंट गॉड लैंड के अंदर मरने वाला हर एक पर्सन उसका गुलाम बन जाया करता था। लेकिन क्योंकि मेरे पास डिजायर के साथ साथ फेयर एनर्जी भी मौजूद थी, इसलिए मैं पूरी तरह से टाउ सन का डिवाइन पपेट नहीं बना और मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगा। लेकिन क्योंकि मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई थी, इसलिए कुछ अर्से के बाद ही मैंने यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लिया। लेकिन मैं यहाँ से बाहर तो चला गया था, लेकिन अब मुझे किसी एक स्पेशल फिजिक वाले कल्टीवेटर की तलाश थी, जो कि आगे चलकर मेरे लिए एक कंटेनर के तौर पर काम कर सके, जिसकी मदद से मैं एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस को हासिल कर सकूं। और इसी बीच मेरी मुलाकात तुम्हारे साथ हुई। तुम्हें देखते ही मैं पहचान गया था कि तुम्हारे पास वही स्पेशल फिजिक है जिसकी मदद से मैं एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस को हासिल कर सकता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें अपना डिसेबल बनाते हुए इतना ज्यादा पावरफुल बनाया और तुम्हें इस एंशिएंट गॉड लैंड के बारे में पता लगवाने के लिए दोबारा तुम्हें यहाँ ले आया, जहाँ पे मैंने जानबूझकर तुम्हें बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दे दिया, ताकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह से जानता था कि ये बात दोबारा तुम्हें एंशिएंट गॉड लैंड में जरूर ले आएगी। और आज देखो
तुम दोबारा मेरे सामने हो और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि मैं चाहता था। फाइनली आज मेरे पूरे 4000 सालों की मेहनत रंग लाने वाली है। जबकि बेचारा लू तो वहाँ पे अपने मास्टर की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके मास्टर ने उसका इस्तेमाल एक पपेट की तरह किया है। वही मास्टर टियानमो वहाँ पे बिल्कुल एक डेविल की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मैं पिछले 4000 सालों से एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस को हासिल करने में लगा हुआ था, पर आज फाइनली मेरा ये सपना सच होने जा रहा है। एक बार एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस मेरे हाथों में लग गई तो न सिर्फ मैं यहाँ से जब चाहे बाहर निकल पाऊंगा, बल्कि उसी के साथ साथ मैं टाउसन को भी हराते हुए इस पूरे एंशिएंट गॉड लैंड के ऊपर राज करूंगा। अपने मास्टर टियानमो की ये सारी बातें सुनकर लुओ वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से खड़ा होकर अपने मास्टर के पास आते हुए उनसे कहता है, आज तक मैंने आपके लिए न जाने क्या कुछ नहीं किया, आपके लिए मैं एक बुरा इंसान बन गया। आपने जिसे चाहा जब चाहा मैंने उसे वैसे वैसे ही खत्म किया, और अगर आपको मेरी जान ही चाहिए थी तो आप मुझसे मेरी जान मांग लेते, मैं खुशी खुशी आपको अपनी जान दे देता। आपको इस तरह से मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? लेकिन असल में तो मैं ही बेवकूफ था जो अंधों की तरह आपके ऊपर यकीन करता रहा। इवन एंशिएंट गॉड लैंड में आने के बाद तो मुझे आपका प्लान समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता। और ये कहकर लू अचानक वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए राख में बदलकर वहीं पे खत्म हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर टियानमो को तो इस सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, और इसी बीच लुओ के हार्ट ने भी वहाँ पे एंशिएंट गॉड की मेमोरीज को वहाँ पे बुरी तरह से अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसे देखकर वांग लिन कहता है कि अगर ये हार्ट मेरे हाथ में लग जाए तो मैं भी यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन कैसे? अभी तो मैं टियानमो का सामना करने के काबिल नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ पे डेक्टिस का सामना करने की कोशिश करता हूँ तो ये पलक झपकते ही मुझे यहाँ पे खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ मास्टर टियानमो अभी वहाँ पे उस हार्ट स्टोन को देखकर खुश हो ही रहा था कि तभी वहाँ पे टाउसन के डिवाइन पपेट्स की एंट्री होती है, और उन सभी डिवाइन पपेट्स का जनरल जिसका नाम डाओ था वो टियानमो के हाथों से वो स्टोन हार्ट लेते हुए कहता है कि ये क्या है और तुम इस हार्ट स्टोन के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो? वहीं अपने सामने जनरल डाओ को देखकर तो बेचारे मास्टर टियानमो की हालत ही खराब हो गई थी। वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती की तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ उसकी मौत होगी। इसलिए वो जनरल डाओ को ग्रीट करके चुपचाप अपना साथ झुकाते हुए वहीं पे खड़ा हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जनरल डाओ को वहाँ पे वांग लिन के भी होने का एहसास होता है, लेकिन जनरल डाओ वहाँ पे वांग लिन को देखकर भी उसे इग्नोर कर देता है। अब जनरल डाओ यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा था इसका पता हमें आगे ही चलेगा। तभी जनरल डाओ वहाँ पे एक बार फिर से टियानमो से सवाल करते हुए पूछता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या चीज है? जिस पे टियानमो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए जनरल डाओ को बताता है कि ये मेरी कल्टीवेशन बढ़ाने का एक मेथड है, जिसे मैंने यहाँ पे अपने एक डिसेबल को सैक्रिफाइस करके हासिल किया है, लेकिन अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप इसे रख सकते हैं। टियानमो की ये बात सुनकर मास्टर डाओ उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, और उसने अचानक वहाँ पे उस हार्ट स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर तो बेचारे मास्टर टियानमो की हालत ही वहाँ पे खराब हो गई थी, क्योंकि उसके पिछले 4000 सालों का पूरा प्लान फेल हो चुका था, जिसके लिए उसने इतनी ज्यादा मेहनत की थी। लेकिन बाहर से वो ये सब शो नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर जनरल डाओ को कुछ भी गड़बड़ लगी तो वो उसे यहीं के यहीं खत्म कर देंगे। तभी जनरल डाओ वहाँ पे एक पोर्टल बनाते हुए टियानमो से कहता है कि वो सोल ईटर यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए तुम उसे यहाँ से कहीं और जाकर ढूंढो। और ये कहकर जनरल डाओ भी वहाँ पे एक पोर्टल से होते हुए वहाँ से चले गए थे, और जैसे वो सभी वहाँ से जाते हैं तो वांग लिन भी वहाँ पे बाहर आ गया था, जो कि वहाँ पे उस डेड सी वाले पानी को अपने हाथों में लेते हुए उसे चेक करने लगा था। और जैसे ही वांग लिन वहाँ पे डेड सी वाले पानी को छूता है तो अचानक ही वहाँ पे उस डेड सी के ऊपर कुछ एनर्जी इकट्ठा होने लगी थी, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे दोबारा हार्ट स्टोन का रूप ले लिया था, जो देखकर वांग लिन को भी वहाँ पे एक झटका लगता है। खैर उसके बाद जैसे ही वांग लिन वहाँ पे उस हार्ट स्टोन को अपने हाथों में लेता है तो अचानक ही वहाँ पे उसकी सुप्रीम बोन में हलचल होने लगी थी, और जैसे ही वांग लिन वहाँ पे अपनी सुप्रीम बोन बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे उस हार्ट स्टोन के पास ले आता है तो हम देखते हैं कि वो दोनों ही ट्रायल्स आपस में मर्ज होने लगे थे, और आपस में जुड़ने के बाद वो दोनों ही ट्रायल्स वहाँ पे वांग लिन की बॉडी के अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से वांग लिन को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था। लेकिन जब वो दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को किसी अलग की जगह पे पाता है, जहाँ वांग लिन को अपने सामने एक बहुत बड़ा जाइंट हाथ दिखाई देता है, जिसने वहाँ पे अपने हाथ में एक बड़ी सी स्टार को लेते हुए उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और असल में ये सब एंशिएंट गॉड की मेमोरीज थी जो कि वांग लिन को दिखाई दे रही थी। तभी वांग लिन को वहाँ पे एक आवाज सुनाई देती है जो वांग लिन को बता रही थी कि उस बड़े से स्टार के टूटने के बाद ही हमारी एंशिएंट गॉड रेस की शुरुआत हुई थी। हमारी एंशिएंट गॉड की रेस किसी भी इनहेरिटेंस को अपने सोल के तौर पर यूज किया करती थी और स्टार्स को एज अ फूड के तौर पर खाया करते थे, और हमारी एंशिएंट गॉड रेस को इस पूरे यूनिवर्स के अंदर मौजूद सभी रेसेस का लीडर माना जाता था। मैं भी एंशिएंट गॉड रेस का ही एक हिस्सा हूँ, और मेरा नाम एंशिएंट गॉड 2C है, और ये सब जो तुम देख रहे हो ये सब मेरी मेमोरी का एक हिस्सा है, और अब तुम मेरी इस मेमोरी के अगले सक्सेसर बनने वाले हो। लेकिन तुम्हारी मेमोरी अभी भी मुझे इनकम्प्लीट दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि अभी तुम जिस बॉडी के अंदर हो ये तुम्हारी पहली बॉडी नहीं है, पर कोई बात नहीं, मेरी मेमोरीज की मदद से तुम्हें इस सब के बारे में आगे चलकर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एंशिएंट गॉड्स के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी नहीं मरते, लेकिन ये एक झूठ है। भले ही हमारे जैसे एंशिएंट गॉड्स की उम्र बहुत ज्यादा लंबी होती है, लेकिन फिर भी उसकी एक टाइम लिमिट होती है, और मैं अब बिल्कुल मरने की कगार पे हूँ। और अगर मैंने एंशिएंट गॉड की सीक्रेट टेक्निक का यूज करके अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को मेंटेन नहीं किया होता तो शायद अब तक मैं न जाने कब का मर चुका होता। लेकिन ये सब हुआ उस डीमन गॉड टाउसन की वजह से, जो कि इविल थॉट्स लेकर हमारे एंशिएंट गॉड लैंड में आया था, जिसके बारे में मुझे कुछ पता चल पाता उससे पहले ही वो मेरी काफी सारी पावर्स को ऑलरेडी हासिल कर चुका था। और जब मुझे पता चला कि वो एक बहुत ही घटिया सोच का मालिक है, तो इसलिए मैं उसे अपनी पावर्स वापस लेने के लिए उसके सामने गया, जहाँ उसने डायरेक्ट मुझे ही चैलेंज करते हुए मेरे साथ ही फाइट स्टार्ट कर दी। और क्योंकि मैं ऑलरेडी मरने के कगार पे था और ऊपर से वो पहले ही मेरी काफी ज्यादा पावर्स को हासिल कर चुका था, इसलिए उसने मेरी बॉडी के ऊपर अटैक करते हुए मेरी बॉडी को खत्म कर दिया। लेकिन मेरी सिर्फ बॉडी डिस्ट्रॉय हुई थी, सोल नहीं।
इसलिए मैंने अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करके अपने डिवाइन सी को 2 भागों में डिवाइड करते हुए हमेशा हमेशा के लिए टाउ सैन को अपनी डिवाइन सी के एक हिस्से में ट्रैप कर दिया, जिसे अब ब्लडी सी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब क्योंकि मेरा समय भी खत्म हो चुका था, इसलिए उस डिवाइन सी के दूसरे हिस्से में मैंने अपनी सारी मेमोरीज डाल दी, जो कि तब तक वहीं पे सेफ रहने वाली थी जब तक मेरा अगला सक्सेसर यहाँ पे नहीं आ जाता। और तुम ये मेमोरीज देख रहे हो, इसका मतलब है कि तुम ही मेरे अगले सक्सेसर हो। एंशिएंट गॉड 2C की ये सारी बातें सुनकर वांग लिन वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि ये सब तो मुझे पता चल गया, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टाउ सैन मुझे क्यों पकड़ना चाहता है? जिस पे एंशिएंट गॉड 2C जवाब देते हुए वांग लिन को बताते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर सोल डिवोरिंग की पावर्स हैं और वो चाहता है कि तुम मेरी लगाई हुई सील के पावर्स को भी ऑब्जर्व करते हुए उसे आजाद करवा दो, इसलिए वो तुम्हें पकड़ना चाहता है। एंशिएंट गॉड की ये बात सुनकर वांग लिन अपने मन में कहता है, ओ तो ऐसी बात है, मुझे पहले ही काफी हद तक इसका अंदाजा हो गया था। तभी वांग लिन वहाँ पे एंशिएंट गॉड से दूसरा सवाल करते हुए पूछता है कि मैं इस एंशिएंट गॉड लैंड से बाहर कैसे निकल सकता हूँ? जिस पे एंशिएंट गॉड जवाब देते हुए वांग लिन को बताते हैं कि जब तुम मेरी मेमोरीज को पूरी तरह से हासिल कर लोगे तब तुम जब चाहे एंशिएंट गॉड लैंड के बाहर आ जा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेरी मेमोरीज को कभी भी टाउ सैन के हाथों में मत लगने देना, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो टाउ सैन खुद एक ट्रू एंशिएंट गॉड बन जाएगा और उसके बाद वो क्या क्या करेगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। और ये कहकर एंशिएंट गॉड टीसू ने वहाँ पे अपनी सारी मेमोरीज वांग लिन के अंदर भेजना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वांग लिन को वहाँ पे अपनी बॉडी में एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था। लेकिन एंशिएंट गॉड उसे अभी भी वहाँ पे बस एक ही बात कह रहे थे, याद रखना ये मेमोरीज गलती से भी टाउ सैन के हाथों में नहीं लगनी चाहिए। और ये कहते कहते एंशिएंट गॉड अपनी सारी मेमोरीज पूरी तरह से वांग लिन की बॉडी के अंदर भेजते हुए खुद वहाँ से गायब हो गए थे और इसी के साथ वांग लिन को भी वहाँ पे होश आ गया था। और जैसे वांग लिन को वहाँ पे होश आता है तो वांग लिन एंशिएंट गॉड की मेमोरीज को चेक करने के लिए एंशिएंट गॉड की मेमोरीज को बाहर निकालता है, जिसे देखते ही वांग लिन समझ चुका था कि वो कोई सपना नहीं था बल्कि सब कुछ हकीकत था। इसलिए वांग लिन वहाँ पे एंशिएंट गॉड की एनर्जी के सामने ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी ये मेमोरीज कभी भी किसी गलत हाथों में नहीं लगने दूंगा। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे बहुत ही तेजी से डेड सी में आगे की तरफ बढ़ने लगा था, क्योंकि एंशिएंट गॉड 2C के मुताबिक उनकी बाकी मेमोरीज भी डेड सी की गहराइयों में मौजूद थी। और क्योंकि वांग लिन ने एंशिएंट गॉड की मेमोरीज के एक हिस्से को ऑब्जर्व कर लिया था, तो इसलिए वांग लिन की पावर्स भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो देखकर तो लिंगजू भी वहाँ पे काफी ज्यादा शौक दिखाई दे रहा था। इसलिए वो भी बाहर आकर वांग लिन से सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर आखिर आपकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई? क्या आपने यहाँ आने के बाद दोबारा ब्रेक थ्रू किया है? लेकिन वांग लिन हमेशा की तरह उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। और अभी वांग लिन वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ पे उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे डुआन वू बाहर आता है और वो भी वहाँ पे अपनी डेड फॉर्म में था। वो अचानक ही वांग लिन को देखकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे वांग लिन भी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि डुआन वू ने अचानक ही वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए वांग लिन को वहाँ पे अपनी एक शील्ड के अंदर ट्रैप कर दिया था। लेकिन तभी अचानक ही वांग लिन वहाँ पे अपनी एंशिएंट गॉड वाली पावर्स का यूज करते हुए एक पोर्टल को क्रिएट करके टेलीपोर्ट होते हुए वहाँ से बाहर निकल गया था, जो देखकर तो मास्टर डुआन वू के साथ साथ लिंगजू को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अभी वांग लिन ने यहाँ पे क्या किया है। लेकिन बनने के बाद डुआन वू भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इसलिए वो भी दोबारा वहाँ पे वांग लिन के पीछे आते हुए उसके ऊपर एक जानलेवा हमला कर देता है, जो कि वहाँ पे वांग लिन को लग पाता उससे पहले ही वहाँ पे जनरल डाउ की एंट्री होती है, जिसने न सिर्फ वहाँ पे डुआन वू के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ जनरल डाउ ने वहाँ पे मास्टर डुआन वू को पकड़ भी लिया था। और वो गुस्से से डुआन वू से कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या तुम भूल गए हो कि मास्टर ने इसे हमें जिंदा पकड़ने के लिए बोला था? और ये कहकर जनरल डाउ ने वहाँ पे बहुत ही क्रूअल तरीके से मास्टर डुआन वू को वहाँ पे एक बार फिर से खत्म कर दिया था। और उसके बाद वो वहाँ पे खुद वांग लिन के सामने आ गया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।